हेलो। आज जो हम लोग देख रहे हैं फिर से रेंज ऑफ द फंक्शंस वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है। रेंज में कल तुमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक का ग्राफ था और उसका जो रेंज निकालने का तरीका था वो तुमको बताए थे। ठीक है। और अभी जो है अब हम क्यूबिक फंक्शंस को लेकर के और फिर रेस्ट ऑफ द जो ग्राफ है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो कि क्यूबिक फंक्शंस में क्या क्या टर्म्स यूज होता है। तो हमें अगर कोई क्यूबिक फंक्शंस हो, सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का है, राइट। तो ऐसे तुम देखो कि जो हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस में याद रखना है कि जो ऑड डिग्री का होगा, ऑड पॉलिनोमियल, जैसे कि हम लोग लीनियर लिए, ठीक है, उसी तरह से क्यूबिक लेंगे या 5 डिग्री का होगा। तो पॉलिनोमियल जितना भी है उसका जो डोमेन है वो आर है और रेंज जो है वो भी आर है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि जितने भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका रेंज आर है। और जो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात किए थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रेंज आर नहीं था, ऑल्दो डोमेन सबका आर ही था। ठीक है ना। तो इस क्यूबिक का अगर हम रेंज की बात करें तब तो आर ही है। ठीक है। तो इस फंक्शंस का डोमेन भी आर है और रेंज भी इस फंक्शंस का आर है। आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारा नंबर्स इसका नंबर मतलब वाई का वैल्यू होगा। लेकिन इसका ग्राफ को अगर हम डिस्कस करने जाएं तो देखो इसमें ग्राफ में कैसे टर्म्स आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी होता है, कहीं पर ब्रेक नहीं है इस फंक्शंस में, पूरा रियल नंबर पर इसका वैल्यू आएगा, वाई का वैल्यू। तो इसमें दो तीन जो मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ठीक है। तो अब तुम देखो कि जब हम क्वाड्रेटिक का रूट्स की बात करें तो इस जो डेरिवेटिव है इसका जो रूट्स होगा या तो दो रूट्स होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, या एक ही रूट्स होगा जो रियल एंड इक्वल होगा, या दोनों रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा। यही तीन तरह का नेचर आता है इसके डेरिवेटिव का। तो कह रहा है कि जब हम डेरिवेटिव का रूट्स निकालते हैं मतलब एफ डैश एक्स को इक्वेट कर देंगे जीरो से, और इसका जीरो हमको मान लो x बराबर x1 और x2 आ गया, मतलब दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इसके हैं। ठीक है। हमने ऐसा मान लिया कि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि देखो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, वाई एक्सिस को इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वाई एक्सिस हमें नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि एक्चुअल ग्राफ नहीं दिखा, हम सिर्फ रफ स्केच बता रहे हैं। तो ऐसे देखो यहाँ पर कि जब x का वैल्यू हम प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे इसमें एफ एक्स में, तो ऑब्वियस है जब a पॉजिटिव होगा तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब a इसमें पॉजिटिव है। तो a अगर ग्रेटर देन 0 है तो तुम देखो कि जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, तो एक कर्व का नेचर इस तरह से हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह का जो कर्व है जहां पर ये मुड़ता है, जहां पर ये टर्म लिया, ये है इसके डेरिवेटिव जहां पर 0 हुआ, मतलब x बराबर x1 एंड x2। तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा x1 है और ये वाला पॉइंट तुम्हारा x2 है। तुमको कैसे पता चलेगा कि ये कर्व तीन जगह पर x एक्सिस को कट किया, तो ये पता हमें इस तरह से चलेगा कि अल्फा बीटा गामा इसका तीन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तभी होगा जब x1 पर जो फंक्शंस में वैल्यू आया, मतलब f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, ये निगेटिव होना चाहिए। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये वाइस वर्सा ट्रू है। ये कंडीशंस भी है कि क्यूबिक का तीनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके डेरिवेटिव का रूट्स निकालें। अगर डेरिवेटिव का दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है तो इसके क्यूबिक का तीनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तभी होगा जब x1 और x2 पर जो फंक्शंस का वैल्यू आ रहा है वो आपस में अपोजिट साइन का हो, मतलब एक पर पॉजिटिव आ जाए और दूसरे पर नेगेटिव आ जाए, ताकि ये तो माइनस इन्फिनिटी से जाएगा फिर ऊपर गया फिर नीचे आएगा तभी ये नेगेटिव देगा और फिर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। रेंज देखो आर है, रेंज इसका आर है, बट ग्राफ अगर हम देखेंगे इस केस में तो ये ग्राफ है जब एफ डैश एक्स का दो रूट्स है और एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 निगेटिव है। लेकिन इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी हमको ये भी बनता है, ये पॉसिबिलिटी कि इस तरह से ग्राफ गया हो और x एक्सिस को टच किया हो, इस तरह का पॉसिबिलिटी भी बन सकता है।
तुम देखो कि ये जो पॉइंट्स था ना ये x1 ही है और ये पॉइंट्स x2 है, ठीक है। x1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और x2 पर वैल्यू 0 हो रहा है। मतलब तुमको अगर ऐसा लग रहा हो कि x1 या x2 में से कोई भी जो वैल्यू है जिस पर ये फंक्शंस में पुट करने से 0 हो रहा हो, तो ऑल्दो इसके डेरिवेटिव का 2 रूट्स है, बट इसके क्यूबिक का 3 रूट्स में से एक जो है वो रिपीट करेगा। मतलब x2 जो है, जो इसके डेरिवेटिव का रूट्स है, वही फंक्शंस का भी रूट्स है, ठीक है ना। सो f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 अगर 0 हो रहा है तो हम समझेंगे कर्व का जो नेचर होगा ये माइनस इन्फिनिटी से जा करके यहाँ टर्न लेगा, फिर एक्स एक्सिस को टच किया होगा और फिर प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया है। रेंज r है बट ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है, इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव का रूट्स है वही fx का भी रूट्स है। मतलब ऐसे केसेस में फंक्शन fx का 3 रूट्स है जिसमें से एक रिपीटेड है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा नेचर इस तरह से भी हो सकता था कि ग्राफ ऐसे गया हो और ऐसे इस तरह से निकल गया हो। तुम्हें दिखेगा कि डेरिवेटिव का तो 2 रूट्स है, जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है ना वहां पर जो फंक्शंस में टेंजेंट है उस पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये पढ़ा भी होगा या नहीं तो आगे तुम पढ़ोगे कि जहां पर डेरिवेटिव 0 है वहां पर जो टेंजेंट्स होगा उस कर्व पर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इसीलिए स्लोप इसका 0 हो गया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स और इस पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो दोनों सेम साइन का है। तो अगर तुम्हें को लग रहा हो कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 ये अगर पॉजिटिव है तो हम समझेंगे कि fx का जो रूट्स है वो एक ही है, एक ही रियल रूट्स होगा। और ये ध्यान रखो कि कोई भी और डिग्री का जो पॉलिनोमियल है, चाहे ये क्यूबिक हो, चाहे ये बाय क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो लीनियर ही क्यों न था, इसका एक रियल रूट्स होना ही है, ठीक है, विथ रियल कोफिशिएंट। जो ABCD अगर रियल है तो एक रियल रूट्स होगा ही होगा। तो एक जगह पर तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। अदर 2 रूट्स के बारे में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो वो तुम्हें पता चलेगा इस सारे पॉइंट से कि इसका तीनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें 3 रूट्स है जिसमें 2 रिपीटेड है, इसमें एक ही रियल रूट्स है। तो ये केसेस बनता है जब f' का 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ तुमको पता चल गया। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है कि मान लो कि हमें f' का एक ही रूट्स आया। f' का एक रूट्स आने का मतलब है जो f' है वो तो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का एक रूट्स का मतलब क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा। तो जब x बराबर x1 एक ही रूट्स है f' का तो इसका मतलब f' कहीं न कहीं a इंटू x माइनस x1 का होल स्क्वायर टाइप का रहा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया होगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ऑब्वियस है जो fx है वो fx जो है वो कहीं न कहीं x माइनस x1 का क्यूब प्लस सम कांस्टेंट k रहा होगा, ठीक है। इस तरह का नेचर होगा। ऐसे केसेस में कह रहा है कि fx का जो रूट्स है वही f' का भी रूट्स है और तीनों रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब x1 ही रूट्स है, वही उसका रूट्स का वैल्यू है। तो ऐसे केसेस में इसका जो ग्राफ है ना वो देखोगे कि x बराबर x1 पर यहाँ पर जो पॉइंट्स का वैल्यू है x बराबर x1 पर इसका वैल्यू k है, तो ये ग्राफ का नेचर इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये नेचर है ग्राफ का। सो fx हमारा a इंटू एक्स माइनस x1 का होल क्यूब प्लस k टाइप का होगा। इसमें अगर परफेक्ट क्यूब आता है k बाय द वे 0 है, अगर f ऑफ x इस तरह का हो x माइनस x1 का होल क्यूब टाइप का, तो ये ग्राफ x1 पर इस तरह से जाएगा ऐसे, ठीक है ना। ये x1 पॉइंट्स है। सो x बराबर x1 पर ये 0 हो जाएगा। x1 ही इसका रूट्स है। और इसी में एक स्पेशल केस आ जाता है जब हमें fx बराबर x क्यूब होगा। fx बराबर अगर हमारा x क्यूब होगा तो इसका मतलब x माइनस 0 का होल क्यूब है। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ तुमको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट 0 हो गया। इसमें भी ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस है, ये x1 इसका 0 हो गया। तो ग्राफ जो है अगर f' का एक ही रूट्स है ये ग्राफ है और इसका भी रेंज जो है वो तो r ही है, ठीक है। हम लोग तो ग्राफ देख रहे हैं, रेंज इसका r ही होगा चाहे ग्राफ कैसा भी हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट होता है कि अगर f' का कोई रूट्स ही ना हो, अगर f' का कोई रूट्स नहीं होगा, देखो f' बराबर 0 का कोई रूट्स नहीं है,
मतलब एफ डेस्ट एक्स जो क्वाड्रेटिक था उसका रूट्स नहीं है। रूट्स नहीं है का मतलब दोनों रूट्स अनरियल है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। तो जब भी कभी एफ डेस्ट एक्स का रूट्स नहीं है मतलब एफ डेस्ट एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ग्राफ जो होगा एफ एक्स का, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तुम इस ग्राफ को इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा जो -∞ से +∞ देगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ डेस्ट एक्स निगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसको यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स हो, इसका डोमेन मान लो a से लेकर के b हो, ध्यान रखना इस चीज को, डोमेन का हमको दिया हुआ है a से लेकर के b हो, और तुमने इसका एफ डेस्ट एक्स निकाल दिया। अगर एफ डेस्ट एक्स को इक्वेट किए 0 से और इसका कोई रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स, तो हम बोलते हैं एफ डेस्ट एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होगा या एफ डेस्ट एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। क्योंकि 0 नहीं हो रहा है लेकिन उसका वैल्यू तो होगा ना, एफ डेस्ट एक्स या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जब एफ डेस्ट एक्स पॉजिटिव या निगेटिव होता है तो इस केस में बोलते हैं फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हुआ ये वाई एक्सिस को रहने दो, ठीक है, मतलब ये इस तरह का कर्व होगा, या ऐसे बोलो कि ये कर्व है और इस कर्व में जो मैक्सिमा है वो तुमको राइट एंड पॉइंट पर और मिनिमा जो है वो लेफ्ट एंड पॉइंट पर मिलेगा, और यही इसका रेंज भी होगा, ठीक है। तो एफ डेस्ट एक्स किसी का अगर 0 नहीं हो रहा है, बाद में भी हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। तो x बराबर a और x बराबर b पर जो फंक्शंस का वैल्यू मिलेगा f ऑफ b और f ऑफ a, तो रेंज इसमें हम f ऑफ a से f ऑफ b लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट में। और अगर एफ डेस्ट एक्स निगेटिव हो गया तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस है, वो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि एफ डेस्ट एक्स अगर पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसमें कनकेविटी डाउन दिखाए हैं, कनकेविटी अप होते हुए भी जाएगा। जैसे इसमें कनकेविटी डाउन दिखाए, कनकेविटी अप होते हुए भी डिक्रीज कर सकता है। ये आगे की चीजें हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका हम पढ़ेंगे कनकेविटी। बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि एफ डेस्ट एक्स अगर पॉजिटिव है तो उस केस में फंक्शंस का मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट्स पर ही आएगा, और रेंज जो है वही आएगा जो फंक्शंस का वैल्यू है a और b पर, ठीक है। अगर एफ डेस्ट एक्स निगेटिव है, निगेटिव इन दिस इंटरवल a से b जो डोमेन था, तो हमारा लेफ्ट एंड पॉइंट पर जो होगा वो मैक्सिमा वैल्यू आएगा f ऑफ a, और राइट एंड पॉइंट पर जो होगा वो मिनिमा वैल्यू आएगा, दैट इज f ऑफ b। x बराबर b पर जो आएगा f ऑफ b। तो इस केस में जो रेंज होगा वो fb से fa के बीच में लिखेंगे। तो ये इसमें अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, और अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है तब उसमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा भी आता है, जो थोड़ा देर के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग इस क्यूबिक फंक्शंस के बारे में देख रहे हैं। तो इस क्यूबिक फंक्शंस का हम तीनों नेचर्स देख लिए। जब एफ डेस्ट एक्स का 2 रूट्स होगा, एफ डेस्ट एक्स का 1 रूट्स होगा और एफ डेस्ट एक्स का कोई रियल रूट्स नहीं होगा, रेंज हमेशा इसका आर होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो जैसे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या 5th डिग्री का इक्वेशन होगा, तो उसी तरह से हम इसको मेजर कर लेंगे। बाय द वे अभी उस स्टेप का तुमको रेंज निकालने के लिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमको 4th डिग्री का होगा तो फिर हम उसमें लोकल मिनिमा या मैक्सिमा जो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब और डिग्री का होगा तो पक्का उसका रेंज आर ही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसका। इसमें देखो कि जनरली जो आता है कि हमें स्क्वायर रूट रहता है। मान लो कि y बराबर स्क्वायर रूट है, y बराबर अगर स्क्वायर रूट होगा तो इसको समझो कि इसमें जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि जब भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे, तभी y डिफाइन होगा, मतलब डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इस ग्राफ को देखो, y स्क्वायर बराबर x, दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया। y स्क्वायर बराबर x जो है वो एक पैराबोला है जो राइट साइड में खुलता है, इस तरह का पैराबोला है, ठीक है। लेकिन इसमें y का वैल्यू निगेटिव नहीं था, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होता तब ये दोनों वैल्यू आता, दोनों विंग्स आता, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस है तो हम राइट ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। मतलब ग्राफ का नेचर ये है। तो देख लो इस ग्राफ में ये 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक। ये भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है,
क्योंकि इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 √x। जब x ही पॉजिटिव है √x तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इसका जब रेंज पूछेगा तो रेंज क्या होगा, x बराबर 0 पर सबसे मिनिमम दैट इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो इस केस में जो रेंज है इस फंक्शंस का वो 0 से इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी पर हम कभी भी ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो तुम्हारा सिंबल है, ये कोई नंबर्स नहीं है, ये कभी वैल्यू आता नहीं है, ये अप्रोच करता है, इन्फिनिटी वैल्यू अप्रोच कर रहा है। तो जब x का वैल्यू बहुत बड़ा पुट करेंगे तो y का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट। 0 चूंकि x बराबर 0 पुट करने से एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है, तो इस केस में रेंज जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा। तो हम y बराबर √x का ग्राफ हमेशा याद रखेंगे। इससे क्या होगा कि आगे हमको थोड़ा आसान हो जाएगा किसी का रेंज निकालना। एक टर्म्स और देखो, इसका भी जरूरत पड़ेगा। जैसे y बराबर अगर हम लोग 1/x की बात कर रहे हैं, y बराबर 1/x जो है ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है, या इसको हम x इंटू वाई बराबर 1 भी बोलते हैं। तो इसका जब ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ इस तरह से हाइपरबोला बनता है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, y बराबर 1/x या xy बराबर 1, ठीक है। xy बराबर 1 ही नहीं, xy बराबर कोई भी कांस्टेंट होगा तो ग्राफ वैसा ही होगा, मतलब c बाय अगर x भी है तब भी ग्राफ का नेचर ऐसा ही है। ये जो लाइन है ना वर्टिकल, ये देखो ग्राफ को कहीं टच नहीं करता है, ये ग्राफ के ना पैरेलल हो जा रहा है, कहां पर, इनफाइनाइट पर जाकर के, मतलब जब हम बहुत बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो ये पैरेलल दिखेगा, मतलब कहीं टच नहीं करता है वर्टिकल लाइन को। इस लाइन को इसमें एसिम्प्टोट्स बोलते हैं, ठीक है ना। एसिम्प्टोट्स इज ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द कर्व, ठीक है ना, मतलब व्हिच नेवर टचेस द कर्व। ये टेंजेंट है बट वो टच नहीं करता है, या आप कह सकते हो टेंजेंट एट इन्फिनिटी ऐसा बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो धीरे धीरे करके कम हो गया, लेकिन जीरो नहीं हुआ, ठीक है। ये जो गैप दिख रहा है ना वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, लेकिन ये टेंडिंग टू जीरो है, कभी जीरो नहीं हुआ। सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी तुमको वैसा ही दिख रहा होगा। तो इसमें दो एसिम्प्टोट्स है, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हो गया और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हो गया। तो जब हम y बराबर 1/x की बात करेंगे तो तुम देख लो इसका रेंज क्या होगा। तो जीरो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आया, 0, और फिर 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये सिर्फ ये लाइन को टच नहीं किया, मतलब y का वैल्यू कभी 0 नहीं हुआ। लेकिन इसका डोमेन में भी 0 नहीं है, x का वैल्यू भी 0 नहीं पुट करेंगे, तो डोमेन इसका जो है इस फंक्शन का वो r-0 था, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो डिफाइन नहीं है। तो रेंज जो है उस फंक्शन का वो भी आ गया क्या, r-0 है, r-0, या इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका हाइपरबोलिक फंक्शंस का रेंज है। तुमको बार बार ये चीज आएगा कि हम सब्स्टिट्यूट करके भी रेंज निकालते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि अगर x की जगह पर चाहे 1/x हो चाहे √x हो, x की जगह पर अगर कोई फंक्शंस दे दे तब हम उसका रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी तुमको सिर्फ बता रहे हैं कि अगर तुमको x की जगह पर x का जो सेट है जो r-0 था उसको हटा करके अगर हम दूसरा सेट दे दें तो फिर तुम ऑब्जर्व कैसे करते हो वो देखो, तब तुम फंक्शंस के बारे में ऑब्जर्व कर दोगे। सपोज करो कि हमें कह रहा हो y बराबर 1/x है, y बराबर 1/x है, बट x का वैल्यू सिर्फ मान लो 1 से लेकर के 3 के बीच में है। तो जब x का वैल्यू 1 से 3 है तो तुमको करना क्या है कि ग्राफ y बराबर 1/x का ड्रॉ करना है, और ये जो x का वैल्यू है ये कहां पर है वो तुमको यहाँ इंडिकेट कर देना है, कहीं पर भी एक जगह पर 1 और 3 यहाँ पर होगा। तो जितना इसका पार्ट है x का उतना में ही ग्राफ होना है, उसके बाद बाकी जो ग्राफ है उसको तुम रिमूव कर दो। तो क्या करो कि 1 के अलोंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, 3 के अलोंग भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और इस वर्टिकल लाइन के बीच में जो ग्राफ है उसको रहने दो, रेस्ट पार्ट को तुम रिमूव कर दो, क्योंकि उसके लिए वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तुमको यहाँ पर x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में डिफाइन किया है, तो हम क्या करेंगे, 3 के आगे जो टर्म्स है उसको डिफाइन नहीं है, इसके इधर जो टर्म्स है उसको भी डिफाइन नहीं किया है, तो उसको भी रिमूव कर देंगे। अब तुमको जहां पर ग्राफ दिख रहा है उसी में उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो देख लो कि 1 पर जो वैल्यू होगा वो कितना मिल जाएगा, इसमें 1 पुट कर दो 1, और 3 पर वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/3, नहीं, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितना है 1/3, मैक्सिमम कितना है 1। तो रेंज क्या होगा इस फंक्शन का, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1/3 to 1 क्लोज ब्रैकेट।
यहाँ क्लोज है तो क्लोज हो जाएगा, यहाँ क्लोज है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज जो है 1/3 से 1 है, ये y का वैल्यू जो है वही रेंज होगा। तो जब भी तुमको x पर रेस्ट्रिक्शंस होगा, ओरिजिनल फंक्शंस का ग्राफ पता है, तो इस x के हिसाब से उसमें कट कर लो, तुम्हें एक्चुअल रेंज मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो कि मान लो कि y बराबर x 1/x का पूछ रहा है और x का वैल्यू मान लो -2 से लेकर के 5 है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं करेंगे इस केस में, तो फिर हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे। देखो ग्राफ पर कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं y का। तो इसका ग्राफ हमें पता है कि ये इस तरह का नेचर है, ऐसा नेचर है। हम देखेंगे कि x का वैल्यू क्या है, -2 से 5 है, तो -2 कहीं इधर रहा होगा, 5 कहीं यहाँ रहा होगा। अभी क्या बोले कि इस पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जहां तक कर्व को कट कर रहा है, यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो जहां कर्व को कट कर रहा है। तुमको कह रहा है कि x का वैल्यू -2 से 5 ही है, तो -2 से 5 के बीच वाला पार्ट को रहने दो और रेस्ट को तुम रिमूव कर दो। तो 2 के आगे पार्ट रिमूव हो गया, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिए, -2 के लेफ्ट वाला पार्ट रिमूव हो गया, क्योंकि फंक्शंस में x का वैल्यू कितना ही दिया है, डिफाइन किया है, यही x का वैल्यू पर हमको y का वैल्यू चाहिए। अब देखेंगे कि -2 पर हमको y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसमें पुट कर दो -2, ये आ गया -1/2। 5 पर क्या मिलेगा, तो ये वैल्यू मिलेगा 1/5। अब तुम देखो y का वैल्यू आया क्या, तो y का वैल्यू ये आ रहा है -∞ से -½ नहीं, -∞ से -½ ये बीच का वैल्यू नहीं आया, और फिर 1/5 से ∞ ये आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, -∞ से -1/2 और फिर 1/5 से ∞। तो रेंज जो है वो यही होगा इस फंक्शंस का। अगर रेंज पूछेगा तो -∞ से -1/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1/5 टू ∞। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमको ये वैल्यू दिया हुआ हो कट करके, x पर कोई रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ 1/x का ड्रॉ करेंगे, फिर इस x के वैल्यू को इस पर प्रोजेक्ट कर देंगे, और प्रोजेक्ट करने के बाद रेस्ट को हम रिमूव कर देंगे, और वहां से फंक्शंस का मिनिमा और मैक्सिमा को कैलकुलेट कर लेना है। यही रेंज है, ठीक है। सो x का वैल्यू दोनों साइड में पॉजिटिव लेके दिखा दिए, एक निगेटिव और पॉजिटिव लेके दिखा दिए, दोनों भी निगेटिव होगा तो इधर हम कट करके ग्राफ को उससे हम रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1/x का। तो तुम ये मानो कि बहुत सारे केसेस में जो रेंज निकालना है, ठीक है, अगर तुमको x² का आ गया, √x का आ गया, 1/x का आ गया, ठीक है ना, इस तरह का अगर आ गया, और बाद में देखना कि कितना ये आसान हो जाता है कोई रेंज निकालना, ठीक है। फटाफट हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और रेंज निकालेंगे, बहुत ही आसानी से रेंज निकलेगा, ठीक है। कुछ ही रेंज निकालने में मुश्किल होगा, मैक्सिमम 99 केसेस में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ मुश्किल क्वेश्चंस होगा जिसमें थोड़ा सा आगे का टर्म्स भी देखना पड़ता है, अदरवाइज तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा रेंज निकालने में, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जैसे ये अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होगा, लॉगरिथमिक होगा, मॉडुलस होगा, ये सब भी तो टर्म्स होगा, तब हम रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक फंक्शंस प्लस उसमें जो कुछ टर्म्स है उसको दिखा रहे हैं कैसे रेंज निकालते हैं। तो देखो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। मान लो कि y बराबर जो fx था और fx ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का रेंज तुमको पता होगा। जैसे sin x है, हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे sin x है तो इसका रेंज हमको पता है -1 से 1 है, ठीक है। सिमिलरली cos x है तो इसका भी रेंज हमको पता है -1 से 1 है, ठीक है। tan x है, इसका भी रेंज हमको पता है कि ये r है। cot x है, इसका भी रेंज r है। sec x है, इसका भी रेंज हमको पता है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ है, ठीक है। और cosec x है, इसका भी हमको रेंज पता है, ये -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ है, ये हमको पता है। sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। कह रहा है कि ये बेसिक फंक्शंस का अगर रेंज तुमको पता हो, ठीक है, और इस fx में तुमको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यही होगा ना, तो ऐसे केसेस में रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सा देखो कि अगर हमको y बराबर fx है और fx इस ट्रिगोनोमेट्रिकल टाइप का है और तुमको इसका रेंज पता है, fx का रेंज पता है, और y बराबर अगर हम लोग a इंटू fx का रेंज पता करना चाहते हैं, a इंटू fx, a कांस्टेंट है उसमें fx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुमको भी fx के रेंज में a से मल्टीप्लाई कर दो, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी, ठीक है। जैसे
सपोज करो कि y बराबर हमको 3 sin x का रेंज पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि sin x का जो रेंज है, sin x का जो रेंज है वो -1 से 1 है, तो 3 sin x में क्या होगा, 3 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा लाइक बिटवीन -3 to 3। इसका मतलब इसका फंक्शंस का जो रेंज है वो -3 से 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है ना। अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका अगर रेंज पता है, fx का रेंज पता है, तो a से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई हो गया, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी। क्लियर। सिमिलरली अगर हमको y बराबर fx प्लस a पूछ रहा हो, तो हम दोनों साइड में a को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इसके मैक्सिमम में भी और इसके मिनिमम में भी। जैसे कि अगर हम पूछता है y बराबर sin x प्लस 3 का रेंज बताओ, तो देखो कि sin x का रेंज हमें पता है, ये -1 से 1 है, 3 sin x का 3 sin x प्लस 3, तो इधर भी 3 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, इधर 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शंस का, ये आ गया 2 से लेकर के 4। ये बहुत ही सिंपल है कि अगर हमको एक फंक्शन fx है जिसका रेंज पता है और उसी में हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रेंज हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर तुमको फंक्शंस में कहां पर चेंज नहीं होगा, अगर y बराबर f ऑफ ax प्लस b, मतलब x को किसी लीनियर टर्म्स में रिप्लेस किया है, यहां पर x की जगह पर अगर कोई लीनियर टर्म्स रिप्लेस हुआ है तो रेंज में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें रेंज चेंज नहीं होगा। रेंज चेंज कहां हो रहा है, जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अगर x को किसी लीनियर टर्म्स में रिप्लेस किया है तब उसमें रेंज चेंज नहीं होगा। देखो जैसे कि y बराबर अगर हमको sin ऑफ 2x प्लस 3 का रेंज पूछ रहा हो, तो इसमें जो रेंज है अभी भी -1 से 1 ही होगा। तब तक रेंज चेंज नहीं होगा जब तक कि इसका डोमेन में इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। डोमेन चेंज होगा तब रेंज चेंज हो सकता है, बट अगर ये डोमेन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि sin x का डोमेन r था, अब जो 2x प्लस 3 है इसका भी डोमेन r है, तो रेंज में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर x की जगह पर कोई लीनियर टर्म्स आ गया तो उससे रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चाहे sin x cos x tan x cot x, मतलब x को अगर किसी फंक्शन से रिप्लेस कर रहा है और उस फंक्शंस का डोमेन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो ओरिजिनल डोमेन था वही है, तो रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चलो दूसरा जो इसमें टर्म्स आता है कि अगर हमको दो साइन या कॉस का कॉम्बिनेशन होगा तब हम रेंज कैसे निकालेंगे। तो देखो, तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी होगा तो तुमको ध्यान रखना है कि देखते हैं कोई आइडेंटिटी लगा करके सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस बन जाता है तो रेंज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। उसी में से एक पर्टिकुलर टर्म्स तुमको बता रहे हैं कि सपोज करो कि कोई फंक्शन fx है जो a sin x प्लस b cos x इस तरह का टर्म्स है। यहाँ देखना, दोनों में sin x और cos x, ये जो x है, जो एंगल है, वो दोनों सेम होना चाहिए। x है तो यहाँ पर भी x है, ये चेंज होगा तो फिर दिक्कत होगा, अभी जो हम फार्मूला बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शंस का x है वहीं पर cos x भी है, दोनों का एंगल बराबर है, a और b कांस्टेंट है। कह रहा है ऐसे टेस्ट केसेस में हम इसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कह रहा है कि a और b जो है वो तो कहीं न कहीं इस प्लेन में होगा। मान लो कि a और b यहाँ पर है इस प्लेन में, a और b कहीं न कहीं प्लेन में होगा। हम क्या करेंगे, अच्छा a और b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो डिसाइड हो जाएगा a और b के साइन के हिसाब से। यहाँ पर दोनों प्लस है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इससे ट्रायंगल बना दो, ठीक है। ये जो लाइन बना OP मान लो, तो ये किस न कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना अल्फा, यहाँ से, ठीक है। तो तुम देखो कि ये जो वैल्यू है यही तो a है ना, और ये जो वर्टिकल है यही b है। तो हमें यहाँ पर cos ऑफ अल्फा क्या होगा, cos ऑफ अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो cos अल्फा हम क्या करेंगे, a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा क्या करेंगे, दैट इज b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। कैसे हम लोग बनाते हैं सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को देखो। तो कह रहा है कि cos अल्फा ये लिख सकते हैं इसके बदले में साइन अल्फा। तो क्यों ना हम इसमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ गया होगा a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x, यहाँ आ गया होगा b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस x। अब तुम इसको चेंज कर दो,
ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बाय दिस को कॉस अल्फा लिखे हैं, ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू ये है साइन अल्फा, ये आ गया साइन अल्फा। तुम देखो ये आइडेंटिटी है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी आ गया, मतलब ये वाला पार्ट तो साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा हो गया, और इधर मल्टीप्लाई है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो तुम्हें अब रेंज निकालना बहुत ही आसान हो गया। क्या? तो इसका तो रेंज -1 से 1 ही है, क्योंकि x में यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड किया, उससे साइन ऑफ x प्लस अल्फा का रेंज -1 से 1 ही रह गया होगा, चेंज नहीं हुआ होगा। सिर्फ ये जो मल्टीप्लाई हुआ इसी से चेंज हुआ होगा। तो रेंज में हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी का नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू इसी का पॉजिटिव। तो रेंज जो होगा इस फंक्शन का माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा का रेंज -1 से 1 है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका रेंज हो गया। तो इस तरह का जहां पर भी तुमको फंक्शंस मिले तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा देगा कि तुम बताओ कि एफ एक्स जो है वो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स है, इसका रेंज क्या होगा। तो हम इतना क्या देखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 25, 25 का अंडर रूट हो गया 5, तो रेंज हो गया -5 से 5, ऐसे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, जब भी हम x में चेंज करेंगे ना, तब हमको इस फॉर्म को ब्रेक करना होगा। जैसे अगर इसमें कहेगा इस तरह से कि 3 साइन एक्स -4 कॉस एक्स है, तब भी रेंज चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे इसके फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव पर, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तब भी रेंज इसका -5 से 5 ही होगा, सिर्फ क्वाड्रेंट बदला होगा, अल्फा चेंज हुआ होगा, और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, अगर इसी में पूछ रहा हो कि मान लो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5 है, अब रेंज बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसका रेंज पहले निकाल देंगे दिस फंक्शंस का। इसका रेंज हमको पता है -5 से 5 है, और इसमें 5 ऐड किया है, तो अभी जैसा बोले कि इस फंक्शंस का रेंज हमको पता है और इसमें 5 ऐड करना है, तो हम इसके मिनिमम और मैक्सिमम ऐड कर देंगे। तो मिनिमम ऐड करोगे तो 0, मैक्सिमम ऐड करेंगे तो 10, इसका रेंज अब ये आ गया 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5 है, रेंज ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से तुम्हें कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स दिया हुआ हो तो हम रेंज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का। इसी तरह से जो इनवर्स है उसका भी रेंज हमको पता रहता है, और उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होगा, तब हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बता रहे हैं जैसे कि y बराबर अगर साइन इनवर्स ऑफ x है, तो इसका रेंज हमें पता है -π/2 से π/2 होगा। क्योंकि ये बेसिक फंक्शंस है, इसका रेंज तुमको याद रहना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का रेंज 0 से π है, टैन इनवर्स x इसका रेंज r है, कॉट इनवर्स x इसका रेंज r है, सेक इनवर्स x इसका रेंज -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी है, सॉरी ये तो डोमेन है। ठीक है, सेक इनवर्स का होगा जो कॉस का है 0 से π। ठीक है, और इसमें से -π/2 को माइनस करना होगा। कॉसेक इनवर्स x ये होगा -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट -0, ये इसका रेंज है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। बार बार बोल रहे हैं कि अगर x को किसी फंक्शन से रिप्लेस किया है और उसका डोमेन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे साइन इनवर्स x का डोमेन जो है वो -1 से 1 है, और x की जगह पर भी ऐसा टर्म्स को रखा है जिसका डोमेन -1 से, उसका वैल्यू -1 से 1 ही है, तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई फंक्शंस अदर देन दैट इन्वॉल्व कर दिया, तब उसका रेंज तुमको अलग से निकालना होगा, जो अब तुमको डिस्कस करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इसमें भी अगर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे रेंज निकालना है वो तुम्हें पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हमको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस है, तब हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जैसे कि y बराबर e की पावर x है, तो इसका ग्राफ हमको पता है कि ये जो e की पावर x है वो ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसका जो डोमेन है इस फंक्शंस का वो r है, -∞ से +∞ पूरा है, बट तुम देखो कि रेंज में ये 0 से ऊपर ही नहीं, x एक्सिस से ऊपर ग्राफ है,
तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो रेंज क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी। 0 नहीं आएगा, फिर से देखो ये पैरेलल हो जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना, इस लाइन को टच नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, बट 0 को टच नहीं किया इसलिए ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। लेकिन अगर ई की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन हो, y बराबर जैसे a की पावर x है, तो a पर डिपेंड करेगा, लेकिन रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। a अगर 1 से बड़ा है, a अगर 1 से बड़ा है तो रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। लेकिन a अगर 1 से छोटा भी है, अगर a 1 से छोटा है तो ग्राफ जो है वो सिर्फ डिक्रीजिंग हो जाएगा, रेंज वही रहेगा। a अगर 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। इस फंक्शन का जो रेंज है वो भी 0 से इन्फिनिटी है। 0 को टच नहीं कर रहा है इसलिए 0 पर ओपन है, और इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन ही रहता है, ठीक है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग हुआ, ये ग्राफ डिक्रीजिंग है। a जब 0 से 1 है मतलब a का वैल्यू 1 से छोटा है तब ये डिक्रीजिंग कर्व है, ये इंक्रीजिंग कर्व है। ये e की पावर x है, e का वैल्यू 2.71 होता है, इसलिए इंक्रीजिंग नेचर का ही होगा। सबका रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी ही है, और ग्राफ का नेचर यही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुमको जो ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस। अगर हमको लॉगरिथमिक इक्वेशंस दिया हुआ है, y बराबर अगर लॉगरिथम ऑफ x बेस a है, सपोज करो, ऐसे a का वैल्यू e भी हो सकता है जिसको नेचुरल बोलते हैं, लेकिन दोनों इसी में आ जाएगा। तो a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये ग्राफ भी इंक्रीजिंग होता है, मतलब इस तरह का ग्राफ है। और जब a का वैल्यू 1 से छोटा है ना, तब ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, और वो इस तरह का ग्राफ। दोनों केसेस में तुम देखो, इसका डोमेन x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था, नहीं, इसमें x का वैल्यू निगेटिव पुट करोगे तो लॉग डिफाइन नहीं है। तो जब x पॉजिटिव है तो उस x का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के राइट में ही होगा, y एक्सिस के राइट में ही ग्राफ होगा, क्योंकि x का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव दिया हुआ है। रेंज निकालना है तो रेंज तुम देखो क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा आया, नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा का पूरा रेंज है। तो इस फंक्शन का जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है पूरा, ठीक है। सो लॉगरिथमिक फंक्शंस log ऑफ x बेस a का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या a का वैल्यू 1 से छोटा होगा, सिर्फ ग्राफ चेंज हुआ। एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, बट दोनों का रेंज सेम है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन x की जगह पर अगर कोई चेंज होगा तो हम जैसा अभी कट करने के लिए बताए वही तरीका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब तुमको बेसिक जितना भी फंक्शंस था उसका तुमको पूरा पूरा बता दिए, ठीक है। अब देखो कि तुम कितने आसानी से बहुत सारे फंक्शंस का ग्राफ बना करके और उसका तुम रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग सीखते हैं कैसे अदर फंक्शंस का रेंज निकालते हैं। तुमको जो भी फंक्शंस होगा ना, वो देखो y बराबर अगर fx की पावर में 2 है, मतलब स्क्वायर है, या अंडर रूट में f ऑफ x है, या y बाय वन बाय f ऑफ x है, मतलब इस तरह का टर्म्स होगा। ये अलग फंक्शंस है, ये y बराबर इस तरह का है, ये y बराबर 1 अपॉन fx है, या y बराबर e की पावर fx है, या y बराबर ln ऑफ f ऑफ x है। अगर इस तरह का तुमको कोई भी फंक्शंस दे दे, तुम इसका रेंज आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो यहां पर fx को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इस सारे केसेस में हम fx को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे, तो पुट t बराबर fx, ठीक है ना। और इस fx का रेंज हम निकाल लेंगे, fx का रेंज निकाल लेंगे। जो fx का रेंज होगा वही t का वैल्यू होगा, ठीक है ना। fx का जो रेंज है वही t का वैल्यू है। जैसे ही हम तुमको t आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, y बराबर t स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। y बराबर x स्क्वायर जैसे था वैसे ही आ गया। तो जैसे ही y बराबर t स्क्वायर आ गया और t का वैल्यू तुमको पता है तो आसानी से नहीं निकल गया ग्राफ का रेंज, नहीं। बात समझ में आया क्या। हम fx बराबर t को सब्स्टिट्यूट कर दिए। किसी भी केसेस में देख लो, तुमको मैक्सिमम केसेस में यही रहता है, fx का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ fx होगा, ln ऑफ fx होगा, या e की पावर fx होगा। ऐसे ही बहुत सारे केसेस होता है जिसमें रेंज निकालने के लिए कहते हैं। तो हमने क्या किया कि fx को t से रिप्लेस कर दिया, fx का रेंज निकाल लिया। fx तो आसानी होगा, fx का रेंज निकाल करके t का वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ पर y बराबर t स्क्वायर है, और t के कर्व में t y बराबर t स्क्वायर के कर्व में हम t का जो वैल्यू है उस पर हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, एग्जांपल्स के थ्रू देखो।
जैसे कि हमको मान लो कि y बराबर सिंपल लेते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर ही है, बहुत सिंपल है। हमको साइन एक्स का क्या किए, t बराबर साइन एक्स रख दिए। हमको पता है साइन एक्स का रेंज क्या है, -1 से 1 है, मतलब t का वैल्यू आ गया -1 से 1। अब हमारा कर्व आ गया y बराबर टी स्क्वायर। अब y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इमेजिन करो, तो y बराबर एक्स स्क्वायर जैसा होगा वैसा ही y बराबर टी स्क्वायर होगा, ऐसा हम बना दिए। t का वैल्यू क्या है, -1 से 1, तो -1 से 1 ऐसे आ गया। अब -1 से 1 में क्या करो, ऐसे पुट कर दो। अभी जो वर्टिकल लाइन बताए, जो रेस्ट कर्व है उसको हटा दो, हटा दिए। अब इसमें देखो इस कर्व में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू 0 है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 ही ना होगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 पर जो वैल्यू आएगा दैट इज 1, ठीक है। तो रेंज क्या हुआ, 0 से 1, खत्म। बहुत सिंपल हो गया। y बराबर अगर टी स्क्वायर है और t जो है वो तुम्हारा साइन x है, तो साइन x का रेंज हमें निकाल लिए और टी स्क्वायर के ग्राफ में हम लोग देख लिए इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली देखो ये सारा कर्व का तुमको अब आसानी से निकल जाएगा। मान लो कि तुम्हें निकालना है y बराबर 1 अपॉन मान लो कि ये है 2 साइन एक्स प्लस 1। सपोज करो कैसा है 2 साइन एक्स प्लस 1, इसका कहेगा रेंज निकालो। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसी को t पुट कर दिए। t क्या पुट कर दिए, 2 साइन एक्स प्लस 1। सबसे पहले हम इसका रेंज के बारे में सोचे, तो चूंकि साइन एक्स का रेंज जो है वो -1 से 1 है, 2 इंटू साइन एक्स का जो रेंज होगा वो -2 से 2 हो गया होगा। 2 साइन एक्स प्लस 1 का जो रेंज होगा ये -1 से लेकर के 3 हो गया होगा। मतलब यहाँ पर इसको रिप्लेस किए t से, तो t का जो वैल्यू है वो -1 से 3 हो गया होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था, साइन एक्स का रेंज हमको पता था, उससे हम t का रेंज निकाल लिए। अब हम क्या सोचेंगे कि ये y बराबर 1/t हो गया होगा। अब y बराबर 1/t, तो y बराबर 1/x टाइप का है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये y बराबर 1/t का ग्राफ हो गया। अब हमें t क्या है, -1 से 1, तो -1 और 3। -1 पर भी वर्टिकल लाइन, 3 पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए। इसके इधर ग्राफ नहीं होगा, इसके इधर ग्राफ नहीं होगा। -1 पर वैल्यू कितना होगा, -1, 3 पर वैल्यू कितना होगा, 1/3, ठीक है। अब रेंज हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1/3 से ∞, है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। -∞ से -1, 1/3 से ∞, कितना आसान हो गया, ठीक है। फिर भी और भी एग्जांपल्स लेते हैं, कोई भी तुम देख लो, बहुत सारा इस पर तुमको रेंज निकल जाएगा, ठीक है। अब रेंज के लिए तुमको चिंता नहीं करना है। मान लो कि हमको कोई लेते हैं y बराबर लॉगरिथम ऑफ, मान लो कि ये है 3 साइन एक्स प्लस 2, सपोज करो ये ऐसे दिया हुआ है, बेस e कहेगा इसका रेंज निकालो। तो तुमको अभी बोले कि इसमें जो टर्म्स है ना ये बदल गया, इसका रेंज बदल जाएगा, इसका रेंज ये 0 से बड़ा नहीं है। हम लोग पहले इसको देखेंगे। हमने t क्या लिया, 3 साइन एक्स प्लस 2। t का जो रेंज है वो देखो, साइन एक्स का रेंज क्या है, ये है -1 से 1। 3 इंटू साइन एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, -3 से लेकर के 3। 3 साइन एक्स प्लस 2 का रेंज क्या हो गया होगा, -1 से लेकर के 5। इस तरह से हमें इस फंक्शन का रेंज निकल गया 3 साइन एक्स प्लस 2 का। ये तो -1 से 5 है, मतलब t का जो रेंज है वो तुमको आ गया -1 से 5। तुम ये समझो कि हम y बराबर लॉगरिथम ऑफ t बेस e जान रहे हैं और t का जो वैल्यू -1 से 1 है। तुमको तो अभी बताया कि लॉगरिथम ऑफ x बेस e है, तो x हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हम लोग जानते हैं, इसका ग्राफ बना दिए इसे। तुम देखो कि -1 से 0 जो है वो लेगा, नहीं लेगा, अपने आप हट गया। -1 से 0 वाला तो इसमें ग्राफ में है ही नहीं पॉइंट। मान लो कि -1 यहाँ रखते और 5 यहाँ रखते, सपोज करो, तो -1 से 0 तक में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो इसका कुछ वैल्यू आएगा नहीं। तुमको वैल्यू कहाँ से आएगा, तो जहाँ तक ये, जहाँ से ये डिफाइन होगा, तो 0 के बाद हमको डिफाइन होगा। 0 के बाद हमको वैल्यू क्या रहा है, -∞। कहाँ तक जाएगा, तो ये 5 तक जाएगा। t का वैल्यू 5 होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू 5 पर मिलेगा, मिनिमम वैल्यू 0 के आसपास मिला। रेंज क्या मिला, -∞ से ln5। क्या ठीक है ना, ठीक है।
कि y बराबर लॉगरिथम ऑफ 3 sin x प्लस 2 बेस e है, तो हम आसानी से ग्राफ बना लिए। इस तरह से ग्राफ से हम इसका रेंज निकाल लिए। ठीक है, और भी देखो, तुम कोई भी अब रेंज निकालने के लिए यूज कर सकते हो। मान लो कि हमको दे दिया y बराबर, सपोज करो कि 2 cos x प्लस 5, इसका अंडर रूट, कहेगा इसका रेंज निकालो। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट में टर्म्स है उसका t पुट कर देंगे। ठीक है, क्या पुट किए, t बराबर 2 cos x प्लस 5। 2 cos x प्लस 5 का रेंज हम निकाल देंगे। cos x का रेंज जो है वो -1 से 1 है। ठीक है, 2 cos x का जो रेंज होगा वो -2 से 2 हो गया होगा। 2 cos x प्लस 5 का जो रेंज होगा ये आ गया 3 से लेकर के 7। ठीक है, इसका मतलब t का रेंज हमको मिल गया 3 से लेकर के 7। अब हम यहां पर आ जाएंगे, y बराबर अंडर रूट t, y बराबर अंडर रूट x का ग्राफ अभी तुमको बताए थे, ऐसे ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमको t क्या है, 3 से 7, ये t वाला ग्राफ है। जहां x था तो x लेते थे, ये x एक्सिस ले लेंगे, t है तो अभी t एक्सिस है, t का वैल्यू 3 से 7, 3 पुट कर दो, 7 पुट कर दो, इस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, जो ग्राफ में नहीं है उसको हटा दो। देखो 3 पर सबसे मिनिमम वैल्यू आ गया कितना, √3, 7 पर वैल्यू कितना आया होगा, √7। ठीक है, सो रेंज क्या हुआ इस फंक्शन का, √3 से √7, ये fx का रेंज है। ठीक है ना, तो तुमको अब ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी देखो, बहुत सारा एग्जांपल्स तुमको बता रहे हैं। मान लो कि हमें कह रहा हो कि y बराबर 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 का रेंज निकालो। तुम ये सोचो कि ये कहीं न कहीं ये 2 की पावर x का होल स्क्वायर है। अगर हम 2 की पावर x को t पुट कर देंगे तो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x को t मान लिए, तो जो 2 की पावर x का जो रेंज है वो तो 0 से इन्फिनिटी है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। 2 की पावर x अभी बताए। ठीक है, इसका मतलब t ग्रेटर देन 0 हो गया। नहीं, जो 2 की पावर x का रेंज है वही तो t है ना, तो t का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब इस कर्व में आ जाओ, ये y बराबर आ गया t² माइनस t प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कल तुमको बताए थे। ठीक है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इसका बोले थे वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a माइनस d/4a, तो -b/2a 1/2 है, -d/4a 3/4 है, 3/4 ये इसका वर्टेक्स है। ये ग्राफ ऐसा चला गया होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है इसलिए एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। या ये कह सकते हो कि वर्टेक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मुड़ गया होगा, तो ये 1/2 का 3/4 है। लेकिन t तो तुमको ग्रेटर देन 0 ही है ना, तो ग्रेटर देन 0 वाला ग्राफ को रखो, रेस्ट को हटा दो, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये y एक्सिस, t का वैल्यू यही 0 है, तो 0 से लेफ्ट में ग्राफ हट गया। 0 भी नहीं होगा तो 0 पर ऐसे इस तरह से बना देते हैं। इसका मतलब हमको t बराबर 0 भी नहीं है। अब इस ग्राफ में देखो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 3/4, मैक्सिमम कितना जाएगा, इन्फिनिटी। रेंज क्या हुआ, 3/4 से 3/4 एब्सोल्यूट आएगा, ये पॉइंट्स आ रहा है, इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, रेंज निकालना कितना आसान हो गया। इसी में अगर हमको यहाँ पर प्लस रहता, देखो अगर सपोज करो, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मान लो कि हमको यहाँ पर प्लस रहता, सपोज करो यहाँ प्लस है, 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1। अब हम t की पावर तो यही पुट किए, t ग्रेटर देन 0 है, तो अब ये आ गया होगा t² प्लस t प्लस 1। लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो -1/2 3/4 है। ठीक है, अब ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया होगा ऐसे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा आ गया -1/2 3/4। अब हमारे पास t क्या है, ग्रेटर देन 0, t यहाँ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 जो है उसके आगे ही तो कर्व होगा। लेफ्ट वाला तो कर्व हट गया, ये हट गया, इधर का कर्व भी नहीं है, क्योंकि t का वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं मेरे पास। t तो ग्रेटर देन 0 डिफाइन किया है, जो t हमने पुट किया था 2 की पावर x, ये तो 2 की पावर x के हिसाब से लीड करेगा। t का वैल्यू 0 पर जो वैल्यू आना चाहिए वो भी नहीं आएगा, क्योंकि t बराबर 0 हमारे फंक्शंस का वैल्यू नहीं है, मतलब डोमेन में नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स है वो 0 पर 1 आ रहा था, लेकिन 0 तो हमारे पास है ही नहीं, t का वैल्यू 0 पुट ही नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब 1 भी नहीं आएगा, लेकिन 1 से आगे सारा वैल्यू आएगा। तो रेंज क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी। 1 को ओपन में रखना है क्योंकि t का वैल्यू 0 नहीं है, दिख गया। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी। देखो कैसे चेंज हो रहा है, जैसे ही हम फंक्शंस में पुट करेंगे उस हिसाब से हमारा सारा चीज
चेंज हो जाएगा। तो तुम अब कोई भी ग्राफ से रेंज निकाल सकते हो। ये है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू तुमको ग्राफ बता रहे हैं, इससे आसान मेथड नहीं है, ठीक है, और कहीं तुमको मिलेगा भी नहीं। ये अब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सो इसको ढंग से देख लो, जितना भी पार्ट्स होगा मैक्सिमम पार्ट्स में हम लोग इस फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करके उसका रेंज निकालेंगे। अब लास्ट में जो है वो है फंक्शंस का डेरिवेटिव वाला, ठीक है, कि जब इस तरह से हमको नहीं मिलता है तब हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, ठीक है। वो लास्ट पॉइंट्स है, तो देखो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। या अगले ऐसे थोड़ा सा ही है, उसको इसी में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो मान लो कि अगर हमको y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और हम अभी जो ट्रांसफॉर्मेशंस बता रहे थे उसमें वो सुटेबल नहीं हो रहा है। हो सकता है कि स्क्वायर रूट ना हो या स्क्वायर ना हो या लॉग में नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो अब हम सोचेंगे कि इसका जब डोमेन हमको दिया ही है, मतलब इस फंक्शंस का डोमेन अगर a से b दिया ही है, तो फंक्शंस का कहीं ना कहीं तो मैक्सिमा मिनिमा रहा होगा ना, नहीं, तो हम इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। ये हम लास्ट में सोचेंगे, ठीक है। अगर हमको कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दिख रहा होगा तब हम सोचेंगे। यूज तुम कहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, यूज तुम इसको कहीं भी कर सकते हो, लेकिन हम ये लास्ट में सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स का रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो कि ये x बराबर x1 और x2 आया, बहुत सिंपल है। एफ डैश एक्स का जो रूट्स होता है वहां पर उसका मैक्सिमा मिनिमा होता है, ठीक है ना। ये मोटा मोटी टर्म्स है कि जहां पर उसका डेरिवेटिव 0 होगा वो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट्स होगा। तुमको देखना क्या है कि ये जो हम डेरिवेटिव का रूट्स आया उसमें a और b इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर इन्वॉल्व हो गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे हम, x बराबर x1 और x2 तो था ही, उसके साथ साथ हम a और b भी निकाल लेंगे, उसमें पुट कर दिए, और इस चारों पर फंक्शंस का वैल्यू हम निकालेंगे, चारों पर, इस चारों को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। f ऑफ x1 भी निकालेंगे, f ऑफ x2 भी निकालेंगे, f ऑफ a भी निकालेंगे, f ऑफ b भी निकालेंगे। इसमें जो मिनिमम होगा वही उसका मिनिमा है, इसमें जो मैक्सिमम है वही उसका मैक्सिमा है। सो रेंज जो होगा उस फंक्शंस का f(x) का मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम के बीच में होगा। ये एक टर्म्स है, ठीक है ना। डेरिवेटिव का रूट्स निकाले, रूट्स का जो वैल्यू आया उसको फंक्शंस में पुट कर दिए और वहां से हम मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट कर लिए। एंड पॉइंट्स को जरूर देखना है, क्योंकि अगर एंड पॉइंट मिसिंग है तो हो सकता है कि एंड पॉइंट पर ही मैक्सिमम मिनिमा आ रहा हो, तो एंड पॉइंट्स को भी हम इंक्लूड कर लेंगे और फिर उसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है। दूसरा चीज है कि अगर डेरिवेटिव का रूट्स ही नहीं आया, तो अगर डेरिवेटिव का रूट्स नहीं आएगा तो फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, और उस केस में मिनिमा और मैक्सिमा एंड पॉइंट्स पर ही होगा। तो डायरेक्ट एंड पॉइंट्स का वैल्यू निकालो, जो मिनिमम है वो मिनिमा है, जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये चीज हम डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमको रेंज निकालना हो। चलो एक दो चीजें और है जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो है जैसे कि हम AMGM लगाते हैं, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, इसको भी यूज करता है, ठीक है। ये तब यूज होता है ना, जैसे कि अगर हमको कोई टर्म्स है x +1/x, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो जब ऐसा टर्म्स दिया हुआ हो और इसका रेंज निकालने के लिए कह रहा हो तो हम AMGM का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। कि इसका कह रहा है कि a अरिथमेटिक मीन बाय 2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन इसका ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का प्रोडक्ट होता है और होल टू द पावर 1/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो x +1/x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 2। लेकिन ये चीज में ध्यान रखना, ये इक्वल टू तभी होगा जब x के किसी वैल्यू पर ये बराबर हो रहा होगा, x और 1/x बराबर होगा, तभी ये एप्लीकेबल होगा। अगर x के किसी वैल्यू पर ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है तब AMGM से अगर निकाल रहे हो तो गलत आंसर देगा, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर तभी होता है जब नंबर बराबर होता है। तो इसको लगाने से पहले हम लोग इसको सोचेंगे कि ये x बराबर 1/x से जो x का वैल्यू आ रहा है वो रियल है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर हो रहा हो तब इससे जो रेंज निकलेगा वो सही आएगा, अदरवाइज गलत आएगा। गलत आएगा तो हम कैसे देखेंगे, तो हम डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। क्लियर हो गया क्या।
x प्लस 1/x का रेंज हम डिफ्रेंशिएट करके तब निकालेंगे। ये एक टूल्स है कि हम AMGM भी यूज कर पाते हैं किसी भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में या रेंज निकालने के लिए, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो इक्वालिटी होल्ड तभी करेगा जब दोनों नंबर्स बराबर होगा। तो इसको यूज करने से पहले हम लोग इस चीज़ को जरूर देखेंगे, उसमें परखेंगे कि ऐसा है क्या, तो उसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम कोई भी एग्जांपल्स लो, इसमें थोड़ा बहुत जैसे रैशनल फंक्शंस होगा, fx/gx होगा, उसका भी रेंज हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमको बताएंगे कि 1 अपॉन जो लीनियर है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, 1 क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, उस सब का रेंज हम कैसे निकालते हैं। तो एक लेक्चर और लेंगे जो रेंज का होगा, ठीक है ना। अभी तुमको मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चंस होगा वो बनेगा। आप ट्राई करो और फ्रीक्वेंटली इस पर वर्क करो, तुमको देखो रेंज में कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है कि हमको डेरिवेटिव निकालना है या मैक्सिमम केसेस में तुमको सब्स्टिट्यूशन से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम अगले क्लास में बताएंगे कि कैसे हम 1 अपॉन fx/gx, ठीक है, जैसे कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इस तरह का ग्राफ कैसे बनाते हैं और फिर उससे रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो बाय, अभी के लिए इस पर रेंज पर वर्क करो, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, मतलब कमेंट्स लिखो अच्छा, और इसको शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, इसको मत भूलना, ठीक है ना। ये सब काम करते रहो, ठीक है। और बाय द वे जो भी दिक्कत होगा वो हमसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। ओके, बाय।